Hello everyone, welcome back. Today we'll discuss some important biology's expected questions for various competitive exams. जो भी competitive exams होते हैं उनमें life science के कुछ questions पूछे जाते हैं. So in this lecture series I will cover some important biology's questions which are commonly asked in the various entrance exams. So let's start. So the first question is, a person with which blood group is considered to be the universal donor? जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें कौन से ब्लड ग्रुप के पर्सन को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? इट मीन्स कि ये जो पर्सन है ये अपना ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को दे सकता है. द कंसेप्ट ऑफ दिस ब्लड ग्रुप वाज फर्स्टली गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर. और जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो हैं ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ए पॉजिटिव. सो इट्स आंसर इज ओ नेगेटिव. ये ओ नेगेटिव है, कुछ लोग ओ पॉजिटिव लिख लेते हैं. सो आंसर इज ओ नेगेटिव. इट इज़ यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप. और यहाँ पे एक एनिमेटेड पिक है जो हमें दिखाती है. देयर इज रिटन दैट यू आर एवरीवन्स टाइप. इट मीन्स द पर्सन विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज ऑफ एवरीवन्स टाइप. ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है. सो दैट इज ए बी पॉजिटिव. ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है. The next question is, which one of the following is not a mosquito borne disease? इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो मॉस्किटो के द्वारा फैलाई नहीं जाती है? So our options are dengue fever, malaria, sleeping sickness and filariasis. So dengue fever भी मॉस्किटो के काटने से होता है. It is caused by a mosquito named as Aedes aegypti. Then malaria, it is also caused by the female Anopheles. Then comes filariasis. It is also carried by this mosquito. There is this one is the answer, that is sleeping sickness. It is caused by a fly known as cbse fly. Then we have one list of diseases which are caused by mosquitoes. Firstly malaria, then filariasis, then dengue, yellow fever, Japanese encephalitis, eastern equine and encephalitis, St. Louis encephalitis, La Crosse encephalitis, West Nile virus and chikungunya. So these are some diseases which are caused by which are carried by mosquitoes from one person to another person. So carriers are mosquitoes. Next, this is the photograph which shows the symptoms of this disease which is known as filariasis. इसे एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है. इसमें हम देख सकते हैं इसमें जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग होती है, जिससे कि जो भी लिम्स हैं या फिर जेनिटेलियाज है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो एलिफेंट की तरह हो जाते हैं एक्सेसिव स्वेलिंग से. सो दिस इज नोन एज फिलेरियासिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंपाउंड विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग एंटी मलेरियल ड्रग इज. ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो एंटी मलेरियल ड्रग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? सो आर ऑप्शंस आर एस्प्रिन, नियोप्रिन, आइसोप्रिन एंड क्लोरोक्विन. So the answer is chloroquine. In this photograph we can see here, this is the tablet of this chloroquine phosphate जो कि एंटी मलेरियल टैबलेट्स हैं और ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है. और ये एक प्लांट प्रोडक्ट है. इट इज़ obtained फ्रॉम द प्लांट सिंचोना ऑफिसनेलिस. इस प्लांट से ये केमिकल सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ दिस ड्रग विच इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एडिबल पार्ट इन पोटैटो. जो पोटैटो है उसमें जो खाया जाने वाला पोर्शन है उसे क्या कहा जाता है? आर ऑप्शंस आर रूट, बड, स्टेम और फ्रूट. सो इट्स आंसर इज स्टेम. पोटैटो इज़ बेसिकली अ अंडरग्राउंड स्टेम. पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है. सो इसमें जो एडिबल पोर्शन है दिस इज़ द अंडरग्राउंड स्टेम. रूट्स जो एडिबल हैं द मोस्ट कॉमन वंस आर रेडिश, टर्निप, कैरेट. तो ये कुछ एक रूट्स हैं, फ्लैशी रूट्स जो हम खाते हैं. एंड बर्ड्स, देयर आर आल्सो सम फ्लैशी बर्ड्स विच आर ईटन, लाइक वी हैव कैबेज, दैट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड विच इज़ ईटेबल. So the correct answer of this question is the edible part in potato is stem, underground stem.
Next question is, the enzyme pepsin is inactive in stomach without the presence of, जो एंजाइम है, एंजाइम ऐसे केमिकल, ऐसे बायो कैटालिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं. सो दीज आर बेसिकली कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं. सो वी हैव वन एंजाइम दैट इज पेप्सिन. ये एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स. सो ये इनएक्टिव फॉर्म में स्टमक में रहता है. सो इट्स एक्टिवेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ, सो वी हैव ऑप्शंस नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, acetic acid and butyric acid. So it is caused by the HCl, which is hydrochloric acid. It is a very strong acid which is present in our stomach. So stomach में ये acid present होता है and there are some special cells जो इसके बाहर से कवरिंग बनाते हैं. They are mucus secreting cells जिन्हें goblet cell कहा जाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को रोकते हैं. And this is the very strong acid. It can dissolve a wire of copper. सो ये जो एसिड है ये स्टमक में एक्टिवेट करता है पेप्सिन को. इन एडिशन टू दिस इट हैज़ 7 मेजर फंक्शंस विच आर, फर्स्ट वन इज द स्टरलाइजेशन ऑफ फूड. ये जो फूड हम खाते हैं उसको स्टरलाइज करता है. इट मीन्स उसमें जो भी बैक्टीरियाज हैं या अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करता है एंड हेल्प्स इन स्टरलाइजेशन ऑफ फूड. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन, also helps in activating the pepsin that we have already discussed. Next, it helps in activating intrinsic factors, stimulate the delivery of biles and enzyme. Bile एक chemical substance जो liver secrete करता है. Then it helps in closing the esophageal sphincter and opening of pyloric sphincter. These are the part of stomach. तो इसमें ये इसके functions हैं. Next question is, the muscle pain which is due to excess physical exercise is due to, जो muscle pain होता है जब हम excessive exercise करते हैं तो यह किस वजह से होता है. First option is formation of lactic acid. Second is formation of pyruvic acid. Third is formation of nitric acid or formation of acetic acid. So इनमें से जो correct answer that is formation of lactic acid. जब हम excessive exercise करते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वो completely break down नहीं हो पाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. In addition to this, it will give rise to a chemical substance जिसे lactic acid कहा जाता है. So this lactic acid accumulation in the muscles cause spasm or pain in muscles. So this is responsible for the pain which is caused due to excessive physical exercise. जो ग्लूकोज है ये completely break down नहीं होता है मसल्स में. It is converted into this chemical substance lactate, और ये जो lactate है this is responsible for this pain. Next question is, the right part of human heart contains, जो दायां भाग है हार्ट का उसमें क्या प्रेजेंट होता है. Our options are no blood, B option is deoxygenated blood, C option is oxygenated blood, and D option is mixed blood. So its answer is deoxygenated blood. This is the pic which shows the anatomy of human heart. Basically जो human heart है ये divided होता है 4 chambers में. The first one is right atrium, next is the right ventricle, then comes left atrium and left ventricle. This is the largest part or largest chamber of the human heart. In the right portion of heart there are 2 large sized veins. One is superior vena cava. It carries blood from our head region. जो हमारा हेड वाला पोर्शन है वहाँ से ब्लड कैरी करता है ये टूवर्ड्स द राइट एट्रियम. और जो इन्फीरियर वेना cava है ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी करता है इनटू द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट. और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट होता है दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वहाँ पे आफ्टर रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस होता है वो डिफ्यूज़ करता है ब्लड में, और वहाँ से जो ब्लड है उसको कैरी करता है टू द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट. और यहाँ राइट पोर्शन से ये जो ब्लड है इट गोज़ टू द लंग्स में जाता है. वहाँ पे डिफ्यूजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में चला जाता है और वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है. एंड दिस ब्लड इज़ कैरिड फ्रॉम राइट पोर्शन टू द लंग्स थ्रू द विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. सो जो पल्मोनरी आर्टरी है उसकी हेल्प से ये ब्लड राइट पोर्शन से जाता है लंग्स में. और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कम्स फ्रॉम लंग्स into the left portion of the heart through these pulmonary veins.
पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से लंग से ब्लड आता है इनटू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट. इट कम्स फर्स्टली इनटू द लेफ्ट atrium, then it goes to the left ventricle, और left ventricle से with the help of this large size aorta ये blood जाता है different body parts में. So this type of circulation of blood is known as double circulation, क्योंकि blood को 2 बार heart के through pass होना पड़ता है, and human heart shows double circulation. और जो artery और veins का function होता है in heart, it is different. Otherwise normally जो blood है oxygenated blood वो carry करती हैं arteries, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से लाती हैं वेन्स. बट इन हार्ट जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, और जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है. इन एडिशन टू दिस जो राइट पोर्शन है हार्ट का, दैट इज़ द राइट एट्रियम, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक नोड जिसे कहा जाता है SA नोड, which is commonly known as sino-auricular node, and it is also known as the pacemaker of heart. इसे पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है. The next question is, which of the following vitamin helps in formation of collagen? ऐसी कौन सी विटामिन है जो कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करती है? What is collagen? Basically it is a protein. यह एक प्रोटीन है which helps in formation of our skin tissue. जो स्किन है, स्किन के टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं. And this is the most abundant animal protein on Earth's surface. So सबसे ज़्यादा animal protein जो Earth surface में present है, this is collagen. So our options are vitamin A, vitamin C, vitamin E, and vitamin B2. So its answer is vitamin C. जो vitamin C है, it is an antioxidant vitamin and it helps in formation of collagen. अगर briefly हम vitamins की classification पढ़ें, vitamins दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ फैट सॉल्युबल एंड सेकंड वन इज़ वाटर सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल मीन्स विच इज़ डिजॉल्व्ड इन लिपिड्स. जो ऑयली सब्सटेंसेज हैं उनमें जो सॉल्युबल वाइटामिन हैं, दैट इज़ फैट सॉल्युबल, एंड इट इज़ फर्दर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट इज़ विटामिन ए, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनोल. देन विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, एंड विटामिन के. देन वी हैव वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, जिसमें आता है हमारे पास नॉन बी कॉम्प्लेक्स, that contains only one vitamin, that is vitamin C, and the second one is the B complex. इसमें बहुत सारे vitamins आते हैं B complex में. It is further divided into two categories. One is energy releasing vitamin B complex, जिसमें आता है thiamine which is B1, then riboflavin B2, niacin B3, and the hemopoietic जो blood formation में help करते हैं, red blood cells बनाने में help करते हैं, that is folic acid and cyanocobalamin. Next, this image shows the chemical names of vitamins. Firstly, we have vitamin A. Its chemical name is retinol. Then vitamin C. Its chemical name is ascorbic acid. Vitamin D. Its chemical name is calciferol. ये भी एग्जाम में पूछा जाता है केमिकल नेम्स. विटामिन ई, इट्स नेम इज़ टोकोफेरॉल. इस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है. इन एडिशन टू दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन. देन विटामिन के, इट्स केमिकल नेम इज़ फाइलोक्विनॉन. Then vitamin B1, its chemical name is thiamine. B2, riboflavin. B3, niacin. B5 is pantothenic acid. B6 is pyridoxine. B7 is biotin. And B9 is folic acid. Next, this image shows the vitamins and what are their roles, where it is found, and daily value. So first is vitamin A. Its chemical name is retinol. और ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में, रिप्रोडक्शन में, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में, स्किन एंड बोन फॉर्मेशन में, और विजन में. सो जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उससे जो डिजीज़ होता है दैट इज़ नॉन एज नाइट ब्लाइंडनेस और रतौंदी कहा जाता है उसे. इसके अलावा एक और बीमारी है जो आइज से रिलेटेड है, दैट इज़ जीरोप्थेल्मिया, एंड इट इज़ फाउंड इन मोस्टली कैरेट्स. और इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं, उनमें भी ये पाया जाता है. नेक्स्ट इज़ विटामिन B6. इट ऑल्सो हेल्प्स इन बूस्टिंग आवर इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ये भी पोटैटो, सैल्मन्स में, फिशेस में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है. दैन B12.
जो विटामिन B12 है, it helps in conservation of food, conversion of food into energy, and also helps in maintaining our nervous system's normal functioning. Red blood cell formation में help करता है. इसकी deficiency से होता है megaloblastic anemia. Next we have vitamin C. It acts as an antioxidant जो aging को prevent करता है, और ये collagen और connective tissue formation में help करता है, जो कि हमारा question हमने डिस्कस किया था. इट आल्सो हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग, जो घाव है उसको हील करने में भी ये हेल्प करता है. एंड दिस इज़ द ओनली विटामिन जो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग कुकिंग. नेक्स्ट इज़ विटामिन डी. इट इज़ फाउंड बाय आवर स्किन, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है. एंड इट हेल्प्स इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, बोन फॉर्मेशन, कैल्शियम बैलेंस, हार्मोन प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन, नर्वस सिस्टम फंक्शन. और जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है, दैट इज़ रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया, मीन्स वीकनिंग ऑफ बोन्स वीक हो जाती हैं. एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन डी, और मोस्टली ये स्किन में बनता है. नेक्स्ट इज विटामिन E. It is also an antioxidant, commonly known as tocopherol, helps in formation of blood vessels and improve our immune system, and it is also known as beauty vitamin. Next is vitamin K. It helps in blood clotting, and its next question is the transport of soluble products which are present in our intestine. जो E. coli is called intestine में present होता है, वो occurs with the help of vitamin को produce करता है. जो plants में soluble products हैं photosynthesis के, means food material है, वो किस tissue के द्वारा translocate किया जाता है from leaves to the other parts. So our options are collenchyma, sclerenchyma, phloem, and xylem. So its correct answer is phloem. जो phloem है वो food translocation में help करता है plants में, और जो xylem है it helps in translocation of water. If we magnify this portion, अगर हम इस portion को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, so we can find this phloem, और ये हमेशा रहता है xylem के साथ, दोनों ही टिश्यू साथ में होते हैं. जो phloem है वो 4 तरह के सेल से मिलके बना होता है. इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इसमें आता है phloem सीव एलिमेंट्स. ये पाइप की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं. दैन इट्स ऑलवेज स्टे विद द अदर सेल, जिन्हें कंपेनियन सेल कहा जाता है. दैन द अदर 2 टाइप्स ऑफ सेल विच इज़ फाउंड इन phloem आर बास्ट फाइबर और phloem फाइबर, एंड फाइनली phloem parenchyma जो स्टोर करता है फूड मटेरियल को. सो इन प्लांट्स जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसे phloem कहा जाता है. और वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है xylem के थ्रू. और जो xylem है, वी हैव सेकेंडरी xylem. जो सेकेंडरी xylem होता है उसे कॉमनली वुड कहा जाता है. जो लकड़ी है दैट इज सेकेंडरी xylem. So this was all about for our today's discussion. Hope you will found these questions useful for your exams. Thanks for watching. Have a great day.